बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस। भारत में पाया जाने वाला बाघ रॉयल बंगाल टाइगर है। 1973 में जब भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी, तब भारत में केवल 1800 के करीब बाघ बचे थे। लेकिन आज 2023 के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में लगभग 3167 बाघ हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत में 9 टाइगर रिजर्व थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 53 हो गई है। इस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। एक नर बाघ की लंबाई सिर से पूंछ तक लगभग 275 से 300 सेंटीमीटर तक होती है और मादा बाघ की 200 से 260 सेंटीमीटर तक। नर बाघ का वजन 180 से 220 किलो तक होता है और मादा बाघ का इससे 50 किलो के करीब कम होता है। बाघ के केनाइन दांत लगभग 7 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, जो बिल्ली परिवार के पशुओं में सबसे अधिक है। वन्य जीवों की फोटोग्राफी करने वालों के लिए सबसे अधिक विशिष्ट है भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। विश्व भर में बाघ की 9 उप प्रजातियां हैं। ये हैं अमूर या साइबेरिया, बंगाल, सुमात्रा, इंडो चाइनीज, जावा, बाली, साउथ चाइना, कैस्पियन और मलय। इनमें से अमूर, बंगाल और सुमात्रा को छोड़कर बाकी उप प्रजातियां लगभग विलुप्त हो गई हैं। जंगल में बाघ को देखना काफी रोमांचक है, लेकिन इसके लिए काफी धैर्य की आवश्यकता होती है। बाघ को देखकर कई वन्यजीव बाकी सबको सचेत करने के लिए एक विशेष तरह की आवाज निकालते हैं, जिसे अलार्म कॉल कहा जाता है। यदि कहीं पर किसी हिरण, लंगूर या बंदर की अलार्म कॉल है, तो इसका अर्थ है कि बाघ आसपास ही है। वहीं पर इंतजार करने से बाघ के दर्शन अक्सर हो जाते हैं। शिकार के लिए बाघ देखने की और श्रवण शक्ति पर अधिक निर्भर रहता है। बाघ झाड़ियों की ओट में छुपते हुए अपने शिकार के काफी करीब तक आने के बाद ही हमला करता है। शिकार के अपने कई प्रयासों के बाद ही बाघ को सफलता मिल पाती है। बाघ की शक्तिशाली और सुंदर काया को देखकर इस बात का आभास हो जाता है कि बाघ को जंगल का राजा क्यों कहते हैं। बाघ जंगल का राजा, कितनी खूबसूरत इसकी काया और उतना ही शक्तिशाली है ये पशु। और आज हम डीडी मॉर्निंग शो पे मना रहे हैं इंटरनेशनल टाइगर डे, जो वैसे तो 29 को होता है, लेकिन हम थोड़ा सा एडवांस में मना रहे हैं। और आज इस साल खैर अर्जुन 50 वर्ष भी पूरे हुए हैं कंजर्वेशन ऑफ टाइगर के। और हमारे साथ इसी विषय पे, बाघों पे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अरुंधति मोहंती जी, who is the National Project Officer, Small Wild Cats Project, Global Tiger Forum। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। साथ ही साथ मौजूद हैं अरुण कुमार जी, सीनियर कोऑर्डिनेटर, ग्लोबल टाइगर फोरम। नमस्कार। नमस्कार। Well, it's good to have both of you on the program here on Doordarshan Morning Show. जैसे कि हमने कैप्सूल में हमने देखा कि 1973 the number of tigers was 1800. Now it has gone up to
3,167 because of all the data that's collected, the tracking of the tigers and the conservation efforts of organizations like Global Tiger Forum. तो हम शुरुआत करते हैं अरुण जी के साथ. अरुण, tell us about Global Tiger Forum. उसकी क्या भूमिका रही है in this effort to ensure that the tiger count goes up and आप awareness create करते हैं in the public the importance of not only preserving the umbrella species of tiger जैसे अरुंधति जी ने बताया था मुझे, but also the ecosystem itself. जी धन्यवाद अर्जुन जी. सबसे पहले तो ग्लोबल टाइगर डे पे हम लोग आते हैं कि मनाया क्यों जाता है. जैसे कि 29 जुलाई को रखा गया, तो क्यों हम लोगों ने ये दिन चुना और इसका महत्व क्या है और मनाया क्यों जाता है. और भी जीव जंतु हैं, उनका भी मनाना चाहिए. जैसा कि हमारे कैप्सूल में दिखाया भी गया था कि जंगल का राजा बाघ को कहा जाता है. तो बेसिकली जो हमारा बाघ है, इसकी एक प्रवृत्ति है कि ये हफ्ते में सिर्फ एक बार या 10 दिन के अंदर एक शिकार ही करता है. बाकी आप किसी और मांसाहारी जीव को लें, जैसे तेंदुआ हुआ, वो दिन में 1-2 शिकार कर सकता है या कई शिकार कर सकता है. स्नो लेपर्ड है जैसे, उसके बारे में होता है कि वो एक बार में कई जो उसके प्रे स्पीशीज़ हैं उनको हंट करते हैं. लेकिन बाघ जो है वो 7 से 10 दिन के भीतर सिर्फ एक शिकार करता है. तो इससे क्या है कि जो परिस्थिति में जो हमारी इकोसिस्टम है, उसमें जो खाद्य श्रृंखला का जो बैलेंस है उसको बहुत अच्छे से बैलेंस करता है. दूसरी चीज़ कि भारतवर्ष में जैसे इसको नेशनल टाइगर क्यों बनाया गया, तो ये क्या था कि पूरे भारतवर्ष में व्याप्त था. जबकि उससे पहले जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि शेर हमारा राष्ट्रीय पशु होता था, लेकिन वो एक कन्फाइंड एरिया में था. इसी वजह से 1973 के उस दौरान में बाघ को हमारा राष्ट्रीय पशु बनाया गया. जैसा अब यहाँ पे बात की कि ग्लोबल टाइगर फोरम कैसे हेल्प करता है टाइगर कंजर्वेशन में. ग्लोबल टाइगर फोरम की स्थापना 1994 में हो गई थी. ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म था जिसमें टाइगर कंजर्वेशन के लिए न केवल भारतवर्ष की बल्कि ग्लोबल लेवल पे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, एजेंसीज़ हैं, एनजीओज़ हैं और कंट्रीज़ हैं जो कि टाइगर कंजर्वेशन के लिए कार्य करना चाहते हैं, तो वो एक मंच उन्हें चाहिए था जिस पे ओपन माइंडेड होके सभी ये जो जानकारियां हैं, नॉलेज है और कैसे हम लोग टाइगर कंजर्वेशन को आगे बढ़ा सकें, इसका नंबर बढ़ाने के लिए, इसके हैबिटेट को इम्प्रूव करने के लिए. और जो मुख्य चैलेंज जो कि एक सर्वे आया था हम लोगों ने, जो 29 जुलाई का दिन चुना गया, तो ये 20वीं शताब्दी में लगभग 1 लाख के करीब टाइगर की पॉपुलेशन ग्लोबल मानी जाती थी. लेकिन 2000 तक आते आते और एक स्टडी के अनुसार लगभग 97% जो उसका टाइगर रेंज जो पाया जाता था टाइगर, 97% उसका जो पर्यावास था, उसका जो हैबिटेट था, वो लॉस हो चुका था. इसकी वजह से ये किया गया कि इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. तो वर्ल्ड बैंक का एक इनिशिएटिव था, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, जिसके तहत 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग समिट हुआ. और उसी दौरान फिर ये कहा गया कि 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर्स डे मनाया जाएगा. और तभी से जो मुख्य काम रहा, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव जो प्रोग्राम था वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव काउंसिल की स्थापना की गई. जी जी जी. तो हमने जैसे कि जाना कि बाघों की संख्या बढ़ रही है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, मतलब व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स बाघों के लिए? सबसे टफ चैलेंजेस क्या है कि व्हाई दे आर लूजिंग देयर हैबिटेट, व्हाट आर द मेन रीजंस? तो देयर आर लॉट ऑफ रीजंस ड्यू टू विच कि बाघ की जैसे संख्या भी कम हुई थी. वन ऑफ द मेजर रीजंस जो है, वन इज़ इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, then there is poaching that is there, then human wildlife conflict जो major areas में होता है, because a lot of the protected areas जो हैं, जो tiger reserves हैं, they come very close to fringe villages wherein people are already living. So that is one of the main areas where there's human wildlife conflict. Then we have linear infrastructure. So when we are progressing towards growth and towards the development of our country, we also need road systems, we need different kind of infrastructures that are required. So इसके लिए we have linear infrastructure. So there's a whole project that's going on to how to ensure mitigation measures कि जैसे we have जैसे Samruddhi Expressway which was being made, they have tried to do overpasses wherein the animals can cross over the bridge and not come and as roadkills, because that's also one of the major things that causes a decline in the population. Then we have
habitat fragmentation, habitat loss, because there's a land use pattern change that's happened. जैसे earlier, जैसे अरुण जी भी बता रहे थे कि earlier हम समझते थे कि बहुत ज़्यादा 1 लाख तक है हमारे पास, बट जब हम एक्चुअली गए फील्ड में और हमने काम करना स्टार्ट किया और हमने मेथड्स डेवलप किए कि कैसे रिसर्च हो सकता है, कैसे हम सबका मतलब नंबर बता सकते हैं, तो तब हमें पता चला कि जितना हमारा एस्टिमेशन था कि जैसे 1 लाख अगर हम कह रहे हैं तो एक्चुअली में बहुत कम था. तो दैट्स वाई व्हेन everybody decided ki, we started this, we had World Environment Day, we have the International Tiger Day that is being celebrated, we also have the International Clouded Leopard Day which is coming up on 4th August. All these days are basically to ensure that the public knows ki our biodiversity is so rich and it's not restricted ki jaise hamara, most of us are growing up in an urban landscape, like we are also right now in Delhi and we are in an urban setup, and we are always looking at ourselves ki how we can have growth, but we forget that when we need to grow, we also need to ensure that our ecosystem also grows with us. We do not work in disharmony with them. And जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था टाइगर रिपोर्ट को रिलीज करते हुए कि there is one ecosystem and we need to safeguard our ecosystem, and if the ecosystem is safeguarded, then our wildlife is safeguarded. And this also goes with our G20 presidency which India is going through this year, that we have one earth, one future, and one family. So we have to all work together to ensure this. So their threats to tiger population are vast. Like there are a lot of things that have to be looked in. So it has to be a multi-sectoral approach when we look at conservation of tigers, the challenges that tigers face. And tiger being an umbrella species, as you also rightly pointed out, and as a seen in the video that was also put up, it's an umbrella species. That when you conserve the tiger, you conserve all the smaller animals that are coming within it, and it's an apex predator. So earlier, as we know, the Asiatic lion was at the forefront, but because its population is restricted to a particular region in India, that is in the western India, and Gujarat specifically, it's the pride of Gujarat, and collation of lions is also a pride. So that's how it kind of works. So that's why it's important to also look into this. Well, Arundhati, just to put it in perspective and briefly as well, 2.3% of India's landmass is dedicated to reserves. To protected area network, yes. Okay, so how are we dominating the tiger count, and why is it that there's so few tigers globally as compared to in India? So like was rightly pointed out, 50 years of Project Tiger, when we realized that the number of tigers have reduced drastically in India, we have taken proactive measures, and of course India has been at the forefront of doing conservation of tigers. Like the संरक्षण के लिए हमने सबसे आगे step लिया है और हमने काम करने की कोशिश की है. We have standardized protocols over the last 50 years to ensure that tigers are done, and we started, as it was reported in the video that was put in before, that we started with 9 tiger reserves. At present we have 53, with the latest being released last year only in 2022 in, I think, Uttar Pradesh. It was Ranipur. So the thing is that over the years we have been at the forefront of conservation of wildlife. We have, since our culture also speaks about how we have our mythological our gods and goddesses also that have tigers with them, and we are always been in a cohesive unit with our wildlife. So that is why we have been always in the forefront of this thing, and despite us having such a small geographic area, we have managed to harbor almost 70% of the वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन, 70% ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन. और ये जो 70% की टाइगर पॉपुलेशन है, इसका हम नियंत्रण कैसे रखते हैं? कुछ जियो टैगिंग्स होती हैं या किस तरह के सिस्टम से हम काउंट रखते हैं टाइगर्स का? बेसिकली टाइगर काउंट तो मॉनिटरिंग जैसे इंडिया में है, इंडिया में ही क्या बल्कि अब जितने भी हमारे टाइगर रेंज कंट्रीज हैं बची हुई, वहाँ पे भी कुछ मॉनिटरिंग पद्धतियाँ अपनाई गई हैं जिससे कि इनका टाइगर काउंट एस्टिमेशन बेसिकली हर कहीं पे 2 साल, कहीं पे 4 साल, जैसे इंडिया में हर 4 साल में होता है, तभी आपको हर 4 साल में इनका नंबर्स बताया जाता है. और ये जो प्रक्रिया है ये भी बहुत टीडियस होती है. इंडिया में पूरा इसका प्रोटोकॉल बना हुआ है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी उसने बनाया हुआ है. 4 फेज़ होते हैं और जो चौथा फेज़ उसका मेन होता है जो कि हर 4 साल बाद रिलीज़ करते हैं. और यही पद्धति हमारे जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश, उन लोगों ने भी यही पद्धति अपनाई है. और जो उनका भी काउंट है वो एक कह लीजिए सिमिलर पद्धति पे, और कई बायलैटरल्स भी हुए हैं, कई जो ट्रेनिंग्स वगैरह हुई हैं, लोग इंडिया में आते हैं वो ट्रेनिंग करने के लिए, WIA में आते हैं. देन ग्लोबल टाइगर फोरम खुद एक मंच प्रदान करता है जिसमें ऐसे बायलैटरल्स हों, ऐसे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएँ.
और जो ये कंट्रीज़ हैं एक प्लेटफॉर्म पे आएँ और जो कंजर्वेशन एफर्ट्स अच्छे हैं उन्हें अगर इंडिया में अगर हम लोग कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को रोकने के लिए अगर कुछ है तो वो पद्धतियाँ यहाँ की जाती हैं। और उसके अलावा अगर कोई इंडिया से जितनी भी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं मॉनिटरिंग की हुई, जैसे काउंट का हुआ, पहले पगमार्क पद्धति होती थी, जो 1800 का नंबर बताया गया वो पगमार्क पद्धति होती थी, लेकिन वो इतनी पुख्ता वो नहीं थी, उससे हम एक्यूरेट बिल्कुल नहीं थी। लेकिन जैसे टाइगर का स्ट्राइप, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, वैसे ही टाइगर स्ट्राइप जो होते हैं हर टाइगर का डिफरेंट होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है बिल्कुल। और उसके लिए कैमरा ट्रैप जो पद्धति वो अपनाई गई और जिसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इंडिया को मिला था जी, जो सबसे ज़्यादा डिप्लॉय किए गए थे। तो यही मुख्य पद्धति है जिससे कि टाइगर का काउंट जो है रखा जाता है। और पहले एक्स्ट्रापोलेट किया जाता था डाटा, बेसिकली थोड़े से उसमें सबसेट में करके बढ़ जाता था। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए कि हमारे पास एक्चुअल नंबर रहे, ये कैमरा ट्रैप की पद्धति अपनाई गई। जी अरुंधति, आप टेल अस अबाउट द ग्लोबल सिनेरियो कि यहाँ पे 70% ऑफ द टाइगर्स आर, पर अगर हम लिटरली अगर हम काउंट देखें तो इट इज लेस देन 1000 ग्लोबली। हाउ इज दैट पॉसिबल? रशिया में है, इंडोनेशिया में है, वहाँ पे संख्या इतनी कम क्यों है? So each country faces different challenges. हर एक country का अलग अलग challenge होता है. So in some countries it's functionally extinct because you know जैसे I spoke about the challenges that India faces. Now India has been proactive because you know one is that the people of India are more tolerant towards wildlife. We know that you know it has been part of our culture for a very long time, and many tribes also consider you know having जैसे we have like in Arunachal Pradesh we have tribes that consider tiger as their brother, the Idu Mishmis from Dibang Valley. So we have a very strong connect with nature from the very beginning, as compared to other nations wherein you know it may not be as prevalent. And also the thing is ki each country has its own challenge, and again it depends on what is the mandate of wildlife conservation at the end of the day. We have been at the forefront of it, as we can see through the success of Project Tiger, that which completed 50 years this year. But you have also worked for the government Central Zoo Institute, yes, right? तो आप कैसे coordinate करती हैं इस तरह के projects को? So Central Zoo Authority looks into the ex situ conservation of endangered species and of course species as well. And this is an in situ conservation effort wherein we're looking at Project Tiger. It's completely into the wild, wherein we are looking at how we can you know build a secure habitat for the project for the tigers. And our Amrit Kal vision for 2047 is also how we can you know have better landscape approaches for the tiger. So we look at sustainable lifestyles, sustainable habitats, so you know we build our ecosystem very well, and then we can conserve the tiger. And the Central Zoo Authority is also working in cohesion because you know where in situ conservation doesn't work, ex situ conservation comes into place. So we've had success stories from there also. You know we have the red panda that has been successfully released. Then we have the Western Tragopan, which has been released successfully in Himachal Pradesh. So we have different success stories from there also. And an ex situ approach is definitely complementary to in situ. Like when nothing works in situ, like because we have a population that is increasing as the days are passing. We have different challenges that we face. So we need to also look at you know how do we have a secure stable population, like what they're doing for the Great Indian Bustard in Rajasthan. They've built a sanctuary and they're also looking at how we can work in that. So that's how you know that's the cohesiveness that we look at when we plan for tiger conservation. We don't look at just in situ, we look at ex situ also, and that's what the entire you know the mandate of Project Tiger has been. Well, this is all very very technical, Veronica. In situ, ex situ, I mean conservation is not an easy job. Absolutely. खैर वैसे तो समय की पाबंदी है, लेकिन एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हम एज ए लेमैन जो हम शहरों में हैं, हम क्या कर सकते हैं बाघों के लिए? बेसिकली जो भी लोग शहरों में हैं, सबसे बड़ी चीज़ है अवेयरनेस, जागरूकता जो है। और कई जो स्टेप हैं, जैसे इंटरनेशनल टाइगर डे भी जो हम मना रहे हैं, ये जो लोग शहरों में रहते हैं, वैसे देखा जाए तो उन्हीं लोगों के प्रयासों की वजह से हुआ है। जो भी प्राकृतिक आवास में जो क्षति हुई है, वो लोग गए, देखा उन्होंने कि ये चीज़ कम हो रही है, नुकसान हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है इससे। तो यही लोग थे जिन्होंने अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट किए, फंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा की जा सके उसके लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के पास गए सहायता के लिए, कंजोर्शियम्स बनाए, फोरम्स बनाए, और बहुत से ऐसे हमारे क्लाइमेट फंड बने हैं, नेचर फंड्स बने हैं, जिसको उन्होंने चैनलाइज किया है अलग अलग स्पीशीज़ के कंजर्वेशन के लिए। तो जो शहरों में लोग रहते हैं उनका जो मुख्य योगदान होता है कि ऐसे जो रिजर्व्स हैं
उनके लिए एक्स्ट्रा अवेयरनेस करें। फॉर एग्जांपल इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड का जैसे कहा जाता है, तो ये रोकने में सबसे ज़्यादा क्या होता है कि इंडिया जो है इसका कंजम्पशन नहीं करता है, कोई भी प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, बट एटलीस्ट जो लोग अवेयर रहेंगे उसको रोकने में मदद करेंगे शहरों में। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, किसी प्रकार की पोचिंग, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिक हुआ, इसको रोकने में बहुत awareness, प्लस फंडिंग जो एक तरीके से एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ आप कह लीजिए लेवरेज होता है फंडिंग का, उसके लिए बहुत फ़ायदा हो सकती है। बिल्कुल। तो अवेयरनेस और फंडिंग जो हम अपने स्तर पर कर सकते हैं जब हम शहरों में हैं। इवन अडॉप्शन का भी कई जगह प्रावधान है कि आप स्पीशीज को अडॉप्ट भी कर सकते हैं। जी जी जी। Well, thank you so much, sir. Thank you so much for sharing a lot of information on tigers with us. और इसके माध्यम से आई थिंक अवेयरनेस तो ज़रूर पहुंची होगी जो भी लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद। तो अर्जुन, what's next? Well, we like to thank Arundhati Mohanty and Arun Kumar for being with us on the Into the Wild segment. Next is Shot by Chance. You can see right now that this is a woodpecker throwing water, and it's a capture of the water droplets which makes this image quite remarkable. We like to thank the contributor Neha Sundravat for contributing this image on the Doordarshan Morning Show, and we encourage everyone else also to contribute, all our viewers, on the email ID ddmorningshow23@gmail.com. Quite a unique image that, Veronica. जी, मुझे तो देख के इसको ऐसा लगा कि जैसे अभी मौसम बदल रहा है, सबका गला खराब है, तो सभी थोड़ा गार्गल कर रहे हैं ना, कुल्ला कर रहे हैं। तो आई थिंक वो पक्षी भी यही कर रहा है, उसका भी शायद थोड़ा सा गला खराब हो गया होगा, तो वो भी कह रहा है कि चलो गर्म पानी का कुल्ला ही कर लेते हैं, आज थोड़ा गला भी ठीक हो जाएगा। अर्जुन।